तो बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वॉइस और स्क्रीन की किसी को भी प्रॉब्लम होना तो वो अपना माइक ऑन करके बोल सकता है, ठीक है। कल अपन ने क्या देखा था, जब भी अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी तो अपन पिछले लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिवीजन करते चलेंगे। एक बार अपन ने पढ़ लिया, एक बार तुमने पढ़ लिया, एक बार अपन यहाँ पढ़ लेंगे, अपने आप याद हो जाएगा। अपना जो चल रहा था वो क्या चल रहा था, जनरल बैक्टीरियोलॉजी चल रहा था। बैक्टीरिया के बारे में देखा, सूक्ष्म होता है, यूनिसेलुलर होता है, प्रोकैरियोटिक सेल होती है और फास्ट डिवीजन होता है, जिसको अपन ने क्या बोला था, बाइनरी फ्यूजन बोला था। फिर उसके बाद में आगे देखो जीवाणु की संरचना। एक तो अनिवार्य भाग मतलब कंपलसरी भाग जो चाहिए ही चाहिए अपने को, सेल वॉल होता है, आकार और सुरक्षा का काम करता है। सेल मेम्ब्रेन जो क्या करता है, पदार्थों का आदान प्रदान करता है। साइटोप्लाज्म जिसके अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन उपापचय क्रियाएं होती है। अगला होता है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड का मतलब क्या था भाई, न्यूक्लियस, इसके अंदर क्या होता है, डीएनए तो प्रेजेंट होता है लेकिन उसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती है। बाकी जो सेल होगी उस सेल के अंदर क्या होता है, बीच के अंदर न्यूक्लियस होता है। जैसे मान लो ये सेल थी, इस सेल के बीचों बीच न्यूक्लियस था, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो होती है ना मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली प्रेजेंट होती है, लेकिन न्यूक्लियोइड के चारों तरफ ये जो मेम्ब्रेन होती है झिल्ली एब्सेंट होती है। राइबोसोम 70 प्रकार के होते हैं, कल अपन ने देखा था। राइबोसोम जो होते हैं ना वो कितने टाइप के थे भाई, दो टाइप के, एक तो 70 प्रकार का, दूसरा 80 प्रकार का। 70 की सब यूनिट क्या थी, 50 + 30। फिर उसके बाद में 80 प्रकार के क्या थे, 60 + 40। उसके बाद में राइबोसोम का हो गया। और ये जो 70 प्रकार के जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल होती है उन सब के अंदर उपस्थित होता है। उसके बाद में वैकल्पिक भाग के अंदर कैप्सूल, फ्लेजिला और उसके बाद में इंडिया और स्पोर्स होते हैं। एग्जांपल क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई। उसके बाद में मॉर्फोलॉजी, आकार, ये अपना हो चुका है, रिवीजन चल रहा है इसलिए मैं फास्ट करवा रहा हूँ। गोलाकार होता है, दंडाकार, एग्जांपल याद रखना इनके, स्पाइरल। उसके बाद में ग्राम स्टेनिंग क्वेश्चन आता है, कंपलसरी हर एग्जाम में पूछा जाता है। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, बैंगनी रंग ग्राम पॉजिटिव का, गुलाबी रंग ग्राम नेगेटिव का होता है। उसके बाद में मोटी पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर होती है, इसके अंदर पतली होती है। इधर टेकोइक एसिड होता है, इधर क्या होता है, लाइपोपॉलीसैकेराइड होता है। उसके बाद में ग्रोथ और कल्चर 4 फेज के अंदर होता है, आज ये अपन डिटेल्स के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद में ग्रोथ के लिए आवश्यक टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, पीएच जो होती है 7.2 से लेकर 7.4 होती है। उसके बाद में रोग, जीवाणु रोग उत्पन्न करता है, विष बनाता है, ऊतकों को नष्ट करता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। ये अपन ने देख लिया। 6 रोग किसको बोला था, टीबी को, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड किसको बोला, साल्मोनेला टाइफी और हेजा विब्रियो कोलेरी। उसके बाद में स्टीरिलाइजेशन और कंट्रोल, ऑटोक्लेव होता है, ड्राई हीट होता है, केमिकल डिसइंफेक्टेड होता है। उसके बाद में एंटीबायोटिक होता है। उसके बाद में अपन ने हिस्ट्री देखी थी बैक्टीरिया की, ठीक है। सबसे पहले ल्यूवेन होग देखा था, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, काफी इंपॉर्टेंट था। दूसरा अपन ने फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी किसको बोला था, लुइस पास्चर को बोला था। उसके बाद में रॉबर्ट कोच, इन्होंने क्या दिया था, रोग के कारण जीवाणु को सिद्ध करने का नियम दिया था। 4 स्टेप में अपन ने पढ़ा था, कल कंप्लीट हो रहा था। उसके बाद में अगला जो ये माइक किसका वो ना, माइक जिस किसी का माइक ऑन है तो माइक बंद करो, माइक ऑफ करो, इधर डिस्टर्ब हो रहा है। माइक ऑफ है बेटा, माइक ऑन है किसी का तो एक बार ऑफ कर लो, कुछ बोलना हो तो अब ऑन कर लेना, ठीक है। उसके बाद में जोसेफ लिस्टर, इन्होंने क्या दिया था, एंटीसेप्टिक सर्जरी की शुरुआत की थी और ऑपरेशन के अंदर कार्बोलिक एसिड, कल अपन ने कार्बोलिक एसिड को फिनोल बोला था, फिनोल। उसके बाद में फ्लेमिंग पेनिसिलिन की खोज की थी, फर्स्ट एंटीबायोटिक होती है और एंटीबायोटिक की युग की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। उसके बाद में एडवर्ड जेनर, चेचक, स्मॉल पॉक्स, और कल अपन ने चिकन पॉक्स और याद किया था। चिकन पॉक्स को आम गांव की भाषा में क्या बोलते हैं, छोटी माता। फिर उसके बाद में इम्यूनोलॉजी की फिनिस्कस, फिर उसके बाद में मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। मॉर्फोलॉजी अपन ने देख लिया था साइज का, उसके बाद में इनके अरेंजमेंट देख लिया था। ड्राइप्रोड जोड़े के रूप में होता है, स्ट्रेप्टोकोकस श्रृंखला के अंदर होता है, गुच्छे के अंगूर के गुच्छे के अंदर जो होता है ना स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस होता है, ट्रेड्स के अंदर क्या होता है 4 के अंदर होता है, और सार की ना 8 का ग्रुप होता है जहाँ पे क्या बनता है, क्यूब, घन के आकार का बनता है। उसके बाद में साइज देख लिया था, 0.2 से लेकर 5 माइक्रोमीटर। ओकाई छोटे होते हैं, बेसिला या अपेक्षाकृत ज्यादा होते हैं। फिर ये वापस से आ गया अपने पास में अनिवार्य और वैकल्पिक भाग। पोषण देख लिया था, एटोट्रोपस, हेटेरोट्रोपस, ठीक है। ये सारे के सारे कल अपन ने देख लिए थे, एरोबिक, एनएरोबिक। फिर उसके बाद में ग्रोथ के 4 फेज वापस से आ गए। यहां से अपने को आज स्टार्ट करना था एंजाइम उत्पादन।
ठीक है, आज से अपना जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। टॉपिक का नाम क्या है? एंजाइम उत्पादन, एंजाइम प्रोडक्शन। ठीक है, उसमें से सबसे पहला जो एंजाइम आता है, उस एंजाइम का नाम क्या होता है? कैटालेज। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है? कैटालेज। कैटालेज क्या होता है भाई? देखो, सबसे पहले कैटालेज एक एंजाइम होता है। ये एंजाइम क्या करता है बेटा? इस एंजाइम का मेन काम होता है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, क्या? H2O2, क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को दो भागों में डिवाइड करता है, एक तो वाटर होता है और साथ में ऑक्सीजन आता है। ये किसका काम होता है? कैटालिस का काम होता है। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को पानी तथा ऑक्सीजन के अंदर डिवाइड करता है। दूसरा एंजाइम जो होता है वो क्या होता है? कोबिल। इसका काम क्या होता है? देखो, अपने जो ब्लड होता है ना, उस ब्लड के अंदर जब अपन ब्लड सेल पढ़ते हैं, उस ब्लड सेल के अंदर 3 प्रकार की सेल पढ़ते हैं। पहला आरबीसी होता है, दूसरा डब्ल्यूबीसी, और तीसरा जो होता है ना वो क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है। और प्लेटलेट्स का काम क्या होता है भाई? प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड का क्लोट करना, क्लोटिंग का काम होता है। और वो क्लोटिंग जो होता है ना, इसमें क्या होता है? जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है ना, इस फाइब्रिनोजन प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है? फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, कौन? ये एंजाइम। फिर उसके बाद में आगे जो होता है वो होता है ऑक्सीडेज। ऑक्सीडेज एंजाइम क्या होता है? देखो, जब भी अपने को ऑक्सीजन का ट्रांसफर करना होता है, स्थानांतरण करना होता है, तो स्थानांतरण के टाइम पे बेटा इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। और इलेक्ट्रॉन का जो होता है वो कौन करता है? ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है, और एंजाइम जो अपन को मिलते हैं ना, वो क्या करते हैं? रोग की पहचान करने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। फिर उसके बाद में अगली बात करते हैं विष उत्पादन, मतलब टॉक्सिक प्रोडक्शन। इसके अंदर क्या होता है? सबसे पहले देखो, एक्सोटॉक्सिन होता है और दूसरा क्या होता है? एंडोटॉक्सिन होता है। देखो, एक्सो शब्द जो होता है वो एग्जिट के लिए होता है, और एग्जिट किसको बोलते हैं? बाहर। दूसरा जो शब्द होता है वो एंडो होता है, मतलब जो अंदर के लिए यूज होता है। और अंदर देखो, सबसे पहले एक्सोटॉक्सिन मतलब जो बाहर की ओर स्रावित होता है, और जो एंडो होता है वो कोशिका भित्ति का ही एक पार्ट होता है जो अंदर की ओर होता है। फिर उसके बाद में ये विष उत्पादन हो गया। और आगे अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आज स्टार्ट होता है वो होता है स्टीरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन। इसमें क्या होता है? सबसे पहला जो आज स्टार्ट होगा वो होगा स्टीरिलाइजेशन। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन। देखो, कोई भी वस्तु या सरफेस के ऊपर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब सभी प्रकार के, जैसे कि वायरस हो गया, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फफूंद फंगस हो गया, स्पोर्स हो गया, उनको क्या करता है? कंप्लीट पूरी तरह से क्या करता है? नाश करने का काम करता है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? स्टीरिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में इसके अंदर प्रमुख विधियां कौन कौन सी होती हैं? पहली विधि जो होती है वो क्या होती है? फिजिकल मेथड होता है, मतलब क्या होता है? भौतिक विधि, जिसके अंदर अपन क्या बोलते हैं? ड्राई हीट के द्वारा करते हैं। भाई इसके अंदर तो पढ़ो ना, तो कैसे क्या याद रखना है, सुनना। सबसे पहला जो आएगा ड्राई हीट आएगा, मतलब सूखी ड्राई हीट ही याद रखना। इसको एग्जाम्पल होता है हॉट एयर ओवन। इसके अंदर क्या होता है बेटा? इसका टेम्परेचर और दूसरा जो होता है ना, इसका टाइम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले फिजिकल मेथड के अंदर क्या आता है? ड्राई हीट। ड्राई हीट के अंदर क्या आता है? हॉट एयर ओवन। इसके अंदर टेम्परेचर कितना होता है? 160 से लेकर 170 डिग्री सेल्सियस। और इसके अंदर टाइम कितना लगता है? 1 से 2 घंटे का टाइम लगता है। अब ऐसे कौन से उपकरण होते हैं जिसके अंदर अपन इनका यूज करते हैं? सबसे पहले होता है कांच का कोई भी उपकरण होगा, या फिर मेटल मतलब धातु से बना हुआ कोई भी उपकरण होगा, उन सब के अंदर अपन क्या करते हैं? हॉट एयर ओवन का मतलब ड्राई हीट के रूप में यूज करते हैं। इसका टेम्परेचर याद रखना 160 से 170 डिग्री, और टाइम कितना लगता है? 1 से 2 घंटे का टाइम लगता है। उसके बाद में दूसरा जो आता है वो आता है मॉइस्चर। इसके अंदर ऑटोक्लेव इसका एग्जांपल होता है। ठीक है, इसमें जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 121 डिग्री सेल्सियस होता है। और दूसरा इसके अंदर याद देखो इंपोर्टेंट है 15 PSI। ये क्या होता है बेटा?
प्रेशर मतलब दाब होता है, ठीक है। ये क्या होता है, प्रेशर, दाब की यूनिट होती है पीएसआई, पाउंड पर स्क्वायर इंच। पीएसआई की फुल फॉर्म क्या होती है, पाउंड पर स्क्वायर इंच, ठीक है। इसमें टाइम कितना लगता है, 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। और इसके अंदर अपन कौन कौन से डिवाइस होते हैं जिसको अपन साफ कर सकते हैं, एक तो ऑपरेशन का कोई भी उपकरण ओटी के अंदर हो, फिर दूसरा वो ड्रेसिंग की जितनी भी सामग्री होती है वो सारी की सारी इससे अपन साफ कर सकते हैं। अगला जो होता है वो होता है रेडिएशन, ठीक है। पहला होता है रेडिएशन के अंदर यूवी रेज, यूवी रेज रूम के अंदर मोस्टली किसके अंदर, ऑपरेशन थिएटर के अंदर। उसके बाद में गामा रेज जो होता है वो क्या होता है, डिस्पोजल सीरीज के अंदर अपन इसका यूज करते हैं। फिर उसके बाद में एक बार इसको वापस से देखते हैं भाई, इंपोर्टेंट है। देखो सबसे पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं, स्टीरिलाइजेशन। स्टीरिलाइजेशन के अंदर सबसे पहले अपन ने भौतिक विधि पढ़ी है। भौतिक विधि के अंदर क्या पढ़ा है, ड्राई हीट। ड्राई हीट का एग्जांपल क्या था, हॉट एयर ओवन। उसके अंदर टेम्परेचर 160 से 170 डिग्री सेल्सियस, टाइम कितना लगा था, 1 से 2 घंटे का टाइम लगा था। और कौन कौन से उपकरण होते हैं जिसको इसके द्वारा साफ किया जाता है, कांच का कोई भी उपकरण हो, धातु का कोई भी उपकरण हो। दूसरा अपन ने पढ़ा था मॉइस्चर हीट, जिसके अंदर ऑटोक्लेव पढ़ा था एग्जाम। इसके अंदर टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस होता है और दाब प्रेशर याद रखना भाई 15 पीएसआई होता है, ठीक है, पाउंड पर स्क्वायर इंच। फिर उसके बाद में टाइम कितना लगता है, 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। इसके अंदर ऑपरेशन मतलब अपना सर्जरी वगैरह करते हैं तो उसके कोई भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो इसी के द्वारा होता है, और ड्रेसिंग सामग्री होती है। फिर उसके बाद में रेडिएशन, इसमें क्या होता है, यूवी रेज को किससे, कंबरों से गुजारा जाता है भाई। जब ऑपरेशन थिएटर के अंदर सर्जरी वगैरह होती है तो उसके अंदर जितनी भी ब्लड वगैरह के होते हैं वो इधर उधर चले जाते हैं, तो उसको ओटी रूम को क्या यूवी रेज से गुजार देते हैं, जिसके कारण पूरा का पूरा रूम जो होता है ना, जितने भी उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। उसके बाद में गामा रेज होता है जिसके अंदर क्या होता है, डिस्पोजेबल सीरिंज का यूज करते हैं, ठीक है। ये जो तो मेथड था वो क्या था, फिजिकल मेथड मतलब भौतिक। अब दूसरा जो आ रहा है ना वो आ रहा है रासायनिक, केमिकल मेथड। देखो अब इसको देखो, रासायनिक मतलब केमिकल, नाम से ही पता चल रहा है भाई क्या यूज होगा, केमिकल्स यूज होंगे। पहला देखो इथाइल ऑक्सी गैस, दूसरा फॉर्मल्डिहाइड, तीसरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। उसके बाद में हीट सेंसिटिव वस्तुओं के लिए यूज होता है। वैसे 2-3 केमिकल होते हैं जो अपने को याद रखने हैं। फिर उसके बाद में स्टीरिलाइजेशन के बाद में अपन ने जो दूसरा पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, डिसइंफेक्शन, विसंक्रमण क्या होता है। देखो लास्ट के अंदर है ना, दोनों के अंदर अपन ने अंतर कर कर एक टेबल बना रखी है, वहां से दोनों के अंदर अंतर याद करना। अभी तो देखो इसकी परिभाषा देखते पहले, डेफिनेशन, परिभाषा। परिभाषा के अंदर क्या दे रखा है, रोगजनक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, लेकिन स्पोर्स जो होते हैं ना पूरी तरह से नष्ट नहीं होते। उसी प्रकार से जो पहले अपन ने पढ़ा था क्या, स्टीरिलाइजेशन, उसमें सब कुछ ही पूरी तरह से खत्म हो रहा था, लेकिन इसमें पूरी तरह से खत्म नहीं होता है, ठीक है। डिसइंफेक्शन के उदाहरण जैसे फिनोल, उसके बाद में क्लोरीन, एल्कोहल, आयोडीन, ठीक है। इसके अंदर एल्कोहल पूरा यूज नहीं करते हैं, 70% होता है। और एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक जो होता है वो क्या होता है, जीवित ऊतक और उपयोग करते हैं। देखो सबसे पहले याद रखना अपन ने 2 टाइप से पढ़ा था, क्या, सबसे पहले फिजिकल मेथड पढ़ा है और दूसरा क्या पढ़ा है, केमिकल मेथड। इनको अपन लिविंग सेल स्किन के ऊपर यूज नहीं करना है, लेकिन एंटीसेप्टिक का यूज कर सकते हो। सबसे पहले उदाहरण बिटाडीन का यूज करते हैं अपन, डिटोल का यूज करते हैं अपन, और स्प्रिट का यूज करते हैं। इसी प्रकार से तुम्हारे पास में देखो डिटोल, डिटोल किसके अंदर आता है, एंटीसेप्टिक के अंदर। उससे पहले जस्ट ऊपर आया था फिनोल, जिसको अपन ने कार्बोलिक एसिड बोला था उससे पहले, ठीक है। वो किसके अंदर आया था, केमिकल मेथड के अंदर आया था, ठीक है। तो ये दोनों एग्जांपल याद होते हैं, डिटोल और फिनोल के अंदर कंफ्यूजन होता है। तो डिटोल एंटीसेप्टिक होता है जबकि फिनोल केमिकल। उसके बाद में आगे ये देखो दोनों के अंदर अंतर दे रखा है, स्टीरिलाइजेशन और इसके अंदर सबसे पहले स्टीरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन। देखो स्टीरिलाइजेशन का मतलब ये होता है सभी सूक्ष्म जीव नष्ट होते हैं। इसमें क्या होता है, केवल और केवल जो हानिकारक जो रोगजनक उत्पन्न होते हैं ना उनको नष्ट करता है। इसमें सब कुछ ही नष्ट हो जाएगा, स्पोर्स भी नष्ट हो जाते हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले देखा था इसमें स्पोर्स जो होते हैं ना नष्ट नहीं होते। ये कहाँ होता है, ओटी ऑपरेशन थिएटर के अंदर इसका यूज होता है। और ये अपन इन डिसइंफेक्शन का यूज कहाँ करते हैं अपन, फर्श मतलब सुबह सुबह पोछा लगाने के लिए करते हैं, दीवार के ऊपर सरफेस के ऊपर खत्म करने के लिए करते हैं। ये दोनों के अंदर अंतर हो जाएगा। क्या पढ़ा एक बार वापस से देख लेते हैं, इंपोर्टेंट होता है एग्जाम्पल के साथ में।
स्टीरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन, सबसे पहले स्टीरिलाइजेशन, सब कुछ खत्म होगा किसके अंदर, स्टीरिलाइजेशन के अंदर। सबसे पहला मेथड आता है फिजिकल मेथड। इसमें क्या होता है, ड्राई हीट, ये अपना हो चुका था रिवीजन में, केमिकल वाला चल रहा था। ये कुछ केमिकल्स होते हैं जिसका यूज होता है, बस अपने को ये याद रखना है। डिसइंफेक्शन के अंदर क्या क्या एग्जांपल आता है, फिनोल आता है, क्लोरीन, अल्कोहल और आयोडीन आता है। जबकि एंटीसेप्टिक के एग्जांपल बिटाडीन, डिटोल, डिटोल इंपॉर्टेंट है, और स्प्रिट आता है। और इन दोनों के अंदर क्या अंतर देख लिया। फिर उसके बाद में यहां से अपना अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, कल्चरवेशन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का संवर्धन। ठीक है, देखो सबसे पहले ये पढ़ने से पहले अपन एक बात देख लेते हैं। अपन ने 4 स्टेप के अंदर जो रोगाणु होता है वो कैसे क्या होता है। देखो सबसे पहले एक व्यक्ति होता है जो संक्रमित होता है, ठीक है, संक्रमण है इसको, उसके शरीर से क्या करते हैं, माइक्रोबैक्टीरिया को निकालते हैं, निकाल कर क्या करते हैं, उसका संवर्धन करते हैं। और ये बार बार एक शब्द आएगा, अगार। मैं पहले ही बता देता हूं, अगार क्या होता है, एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होती है जो क्या मोस्टली शैवाल से मिलती है अपने को। फिर उसके बाद में संक्रमण हुआ, संक्रमण होने के बाद में क्या किया अपन ने, इसका संवर्धन किया। और फिर उसके बाद में किसी हेल्दी पर्सन के अंदर, मतलब स्वस्थ इंसान के अंदर इसको डाल दिया। और डालने के बाद में वापस से वही बैक्टीरिया अपन को प्राप्त हो गया। ये अपन ने हिस्ट्री के अंदर वापस से पढ़ा था, ये 4 स्टेप के अंदर कंप्लीट हुई थी। ठीक है, तो इसी को अपन वापस से एक बार देखते हैं क्या होता है। यहां से थोड़ा सा देखना, कल्चरवेशन ऑफ बैक्टीरिया। सबसे पहले परिभाषा, प्रयोगशाला के अंदर उपयुक्त पोषक माध्यम, मतलब कल्चरवेशन मीडिया को अनुकूल परिस्थिति के अंदर जीवाणु को उगाने की जो प्रक्रिया होती है ना, वो कल्चरवेशन कहलाती है। देखो इसके अंदर सबसे पहले कल्चरवेशन मीडिया के अंदर भौतिक अवस्था के आधार पर क्या होता है, सबसे पहले होता है लिक्विड मीडिया। लिक्विड मीडिया का मतलब ये होता है, इसके अंदर क्या होता है बेटा, अगार की जरूरत नहीं होती है, मतलब इसको खाना वाना देने की जरूरत नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल होता है न्यूट्रिएंट्स ग्रोथ। उसके बाद में सेमी सॉलिड होता है, इसका मतलब ये होता है इसके अंदर थोड़ी बहुत अल्प मात्रा के अंदर जरूरत होती है। ठीक है, मोटिलिटी टेस्ट मीडिया। उसके बाद में सॉलिड, भाई यहाँ पर जरूरत होती है अगार की बहुत ज्यादा। अगार मैंने बता दिया था क्या होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है जो क्या शैवाल से मिलती है। फिर उसके बाद में अगला जो होता है वो देखते हैं अपन स्ट्रक्चर के आधार पर। ठीक है, इसमें सिंपल मीडिया होता है, इसका डायरेक्ट एग्जांपल ही याद रखना। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स अगार होता है। उसके बाद में एनरिच्ड मीडिया होता है जिसके अंदर ब्लड अगार होता है। उसके बाद में सिलेक्टिव, मतलब कुछ चयनात्मक होते हैं, जैसे मैककोनिक अगार होता है। और दूसरा जो लास्ट का जो होता है वो होता है डिफरेंटल, मतलब अलग अलग होते हैं, जिसके अंदर लैक्टोज फर्मेंटेशन दिखाई देता है। ठीक है, एक एग्जांपल के साथ में अपने पास में नीचे दे रखा है एग्जांपल। देखो सबसे पहले ई कोलाई, ये बार बार अपने पास में आ रहा है, ई कोलाई, यहाँ से क्वेश्चन आता है ना। सबसे पहले मैकोनिक अगार के अंदर अगर गुलाबी कॉलोनी होती है वो किसकी होती है, लैक्टोज। अब याद रखना, लैक्टोज की जो फर्मेंटर होता है वो कैसी कॉलोनी, गुलाबी कॉलोनी होती है, और किसकी होती है, मैकोनिक अगार की। अगला होता है स्ट्रेप्टोकोकस का, इसके अंदर क्या होता है, ब्लड अगार के अंदर हीमोलाइसिस दिखाई देता है। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल इंपोर्टेंट है, याद कर लेना। फिर उसके बाद में आगे संवर्धन के लिए आवश्यक शर्तें, कल अपन ने देख लिया था, टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, कल मैंने बताया था रूम टेम्परेचर और बॉडी का टेम्परेचर। ठीक है, कितना, वही रूम अपनी बॉडी के टेम्परेचर के बराबर 37 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद में पीएच का देखा था कल, 2 चीजें बताई थी, एक तो पीएच स्केल बताया था और दूसरा लिटमस पेपर भी बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे पीएच क्या होते हैं, नॉर्मल 7.2 से लेकर 7.4 होती है। और ये अगर 7 से ज्यादा पीएच आ रही है तो कैसी प्रकृति हो जाएगी बेटा, वहां पे क्षारीय प्रकृति हो जाएगी। और 7 पे आ रहा है तो कैसी हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। उसके बाद में ऑक्सीजन की आवश्यकता, इसके आधार पर देखो एरोबिक, एरोबिक किसको बोलते हैं, जहां पर ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और एरोबिक किसको बोलते हैं, जहां पर अपने को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। एग्जांपल क्लोस्ट्रीडियम टीटी9। उसके बाद में कल्चर तकनीक, देखो इसके अंदर स्टैक कल्चर, मतलब जहां पर अपने को हमेशा प्योर कॉलोनी प्राप्त होती है। उसके बाद में प्योर प्लेट मेथड होता है। उसके बाद में स्प्रेड प्लेट मेथड होता है। उसके बाद में स्ट्रैब कल्चर होता है। फिर उसके बाद में अगला जो है
वो है कॉलोनी कैरेक्टर्स, मतलब कॉलोनी के क्या क्या लक्षण होते हैं। इसमें सिर्फ और याद रखना, साइज होगा, शेप होगा, उसके बाद में उसका पिगमेंट होगा मतलब रंग होगा, उसके बाद में उसके मार्जिन होंगे, किनारे होंगे, उसके बाद में उसकी ऊंचाई होगी, उसके बाद में उसका ब्लड अगार होगा मतलब हीमोलाइसिस। एक चीज याद रखना, यहाँ पर ये बार बार आ रहा है हीमो, हीमो। तो बेटा एक चीज याद रखना, जहां पे भी हीमो शब्द होता है तो हीमो शब्द हमेशा किसके लिए यूज होता है, ब्लड के लिए यूज होता है। जैसे इसका एक वो होता है हीमोपोइटिक ऑर्गन, क्या होता है हीमोपोइटिक ऑर्गन। तो हीमोपोइटिक ऑर्गन किसको बोलते हैं, हीमोपोइटिक ऑर्गन, हीमो मतलब क्या होता है ब्लड, और पोइटिक मतलब निर्माण करने वाले, वे ऑर्गन जो ब्लड का निर्माण करते हैं वो क्या होता है हीमोपोइटिक ऑर्गन होता है। तो हीमो शब्द जहां पे भी लगेगा मतलब वहां पे क्या होगा, ब्लड होगा। उसके बाद में ग्रोथ कर्व, वर्दी चक्कर, इसके अंदर अलग अलग आता है। सबसे पहले लेग लोग, अब ये अपने आगे डिटेल से आ जाएगा, ठीक है वही देखेंगे। ये आ गया बैक्टीरिया की ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन, मतलब जीवाणु की वृद्धि और उसका गुणन कैसे होता है, इसको अपन डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं डेफिनेशन की। तो ग्रोथ, वृद्धि किसको बोलते हैं, जीवाणु की संख्या में वृद्धि, ठीक है। उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन किसको बोलते हैं, एक जीवाणु से दो जीवाणु बनना। कल अपन ने देखा था जैसे कि जो जनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, वो बेटा दो टाइप का होता है। एक तो क्या होता है लैंगिक होता है, सेक्सुअल होता है, और दूसरा क्या होता है अलैंगिक होता है, एसेक्सुअल होता है, ठीक है। इसमें तो अपन ने देखा था भेजामारी होती है, क्या मेल होता है फीमेल होता है, इधर क्या स्पर्म आता है, इधर से ओवम आता है, फिर जाइगोट बनता है, तब जाकर क्या होता है। लेकिन इधर कोई जरूरत नहीं होती, एक सेल होती है, सेल टूटती है, दो भागों के अंदर दो बच्चे पैदा हो गए, फिर ये एक सेल ये बन गई, ये एक सेल ये बन गई, ये टूटेगी वापस से दो बन जाएंगे। तो इसमें क्या होता है फास्ट डिवीजन होता है, और उसको अपन क्या बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। मतलब एक जीवाणु से दो जीवाणु बन गए, जिसको अपन मल्टीप्लिकेशन बोल दिया। आगे देखो इंपोर्टेंट लाइन लिख रखी है। इंपोर्टेंट लाइन क्या है, बैक्टीरिया के अंदर वृद्धि का आकार क्या होता है, आकार बढ़ना नहीं होता, तो क्या होता है नंबर बढ़ना होता है। देखो वृद्धि का मतलब क्या होता है भाई, हो सकता है कि आकार बढ़ जाए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है आकार नहीं बढ़ रहा, क्या बढ़ रहा है नंबर बढ़ रहा है। इंपोर्टेंट लाइन है, याद रखना, कंफ्यूजन होता है बार बार। अगला होता है गुणन के अंदर वृद्धि, मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इसमें देखो बाइनरी फ्यूजन मतलब द्विखंडन। सबसे पहले क्या होता है इसमें, डीएनए की प्रतिलिपि बनती है, कोशिका लंबी होती है, और मध्य से क्या होता है विभाजन होता है। फिर उसके बाद में दो समान आकार की, भाई देखो दो समान आकार की पुत्री कोशिका बनती है। देखो सबसे पहले अपन ने इसमें देखा था, क्या देखा था, ये मान लो अपने पास में बैक्टीरिया की एक सेल है, डिवीजन होगा तो ये मान लो ए है और ये एक सेल है ए। अब जब इसका डिवीजन होगा ना तो यहाँ पे ए और बी नहीं बनेगी, ए और बी नहीं बनेंगे, यहाँ पे बनेगा ए और ए, मतलब सेम तरह की दिखाई देती है। जो माता पिता की कोशिका होती है सेम वैसे ही बच्चों के अंदर दिखाई देती है, ठीक है। दो दो समान पुत्री कोशिकाएं होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ई कोलाई होता है ना उसमें लगभग कितने मिनट, 20 मिनट के अंदर विभाजित हो जाता है। कब, जब उसके अनुकूल परिस्थिति होती है, ठीक है। इतने अपने को तो देखो अगर ह्यूमन की बात करते हैं उसमें तो कितना 280 दिन का अंतराल होता है, लेकिन इसके अंदर तो मात्र 20 दिन के 20 मिनट के अंदर ही एक है, इसके बच्चे पैदा हो जाएंगे कब, 20 मिनट के अंदर। उसके बाद में आगे देखो ये आपका वृद्धि चक्र ग्रोथ करो, डिटेल से आ गया, इसको अपन पढ़ते हैं। जब बैक्टीरिया को ग्रोथ मीडिया के अंदर उगाया जाता है तो अपने को चार चरण दिखाई देते हैं। अब वो चार चरण के अंदर क्या क्या होता है, सबसे पहले आता है बेटा लैग फेज। इसके अंदर क्या होता है अनुकूल, अपने जो बैक्टीरिया होता है उसके अनुकूलन चरण होता है। इसमें क्या होता है देखो संख्या नहीं बढ़ती है। अब याद करो थोड़ी देर पहले अपन ने ग्रोथ पढ़ा था, ग्रोथ के अंदर क्या था आकार बढ़ रहा था क्या, नहीं, तो क्या बढ़ रहा था नंबर बढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो होता है ना नंबर में वृद्धि नहीं होती है, तो क्या होती है सिर्फ और सिर्फ जो सेल होती है वो एक्टिव हो जाती है, सक्रिय हो जाती है, किसके लिए डिवीजन के लिए। उसको अपन ने क्या बोल दिया लैग फेज बोल दिया। अगला होता है लॉग फेज। लॉग फेज के अंदर क्या होता है तीव्र वृद्धि होती है। वृद्धि होने के बाद में क्या होता है सबसे अधिक विभाजन कौन सी फेज के अंदर होता है, लॉग फेज के अंदर होता है। उसके बाद में एंटीबॉडीज का अधिक प्रभाव किसके अंदर, कौन सी फेज के अंदर, लॉग फेज के अंदर। वो दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में अगली जो देखो स्टेशनरी फेज, इसके अंदर क्या होता है
पोषक, अच्छा, पोषक तत्व कम हो जाते हैं, ठीक है। देखो तीसरी जो फेज होती है उसके अंदर क्या होता है, पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। इसका मतलब ये होता है जितने जन्म होते हैं उतने क्या होते हैं, मरने लग जाते हैं। मतलब जन्म और मृत्यु दर क्या हो जाती है बेटा, समान हो जाती है। और लास्ट के अंदर जो होता है ना, डेथ फेज होता है, इसके अंदर क्या होता है, मृत्यु दर, मरने वाले अधिक होते हैं और संख्या क्या होती है भाई, मरने वाले अधिक होंगे तो संख्या अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, संख्या क्या होती है, घटने लग जाती है। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने ये 4 फेज पढ़े हैं, एक बार वापस से देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला अपन ने देखा लैग फेज, इसके अंदर क्या देखा, अनुकूलन चरण होता है, संख्या नहीं बढ़ती तो क्या होता है, इसके अंदर सेल जो होती है वो एक्टिव होती है। अगला लॉग फेज, इसके अंदर क्या होता है, तीव्र तो वृद्धि होती है और तेजी से क्या होता है, डिवीजन होता है। और इसके अंदर क्या होता है, एंटीबॉडीज का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। अगला इसके अंदर क्या होता है, स्टेशनरी फेज के अंदर पोषक तत्व कम होते हैं, जिससे क्या होता है, जन्म दर और मृत्यु दर क्या होती है, लेवल की हो जाती है, ना संख्या बढ़ती है ना संख्या घटती है, बराबर हो जाती है। लेकिन लास्ट के अंदर जो डेथ फेज होती है, इसके अंदर मृत्यु दर अधिक हो जाती है। मृत्यु दर अधिक होगी तो क्या होगा भाई, संख्या अपने आप क्या होगी, कम होने लग जाएगी। अगला होता है वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आता है टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर अपन ने देख ही लिया था, बार बार आ रहा है तो अपने को एक जगह याद कर लेना, कितना होगा, 37 डिग्री सेल्सियस, कितना, 37 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में 3 चीजें होती हैं, सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करना, थर्मो, इसमें का मतलब क्या होता है, हाई टेम्परेचर। मीजोफिलिक मतलब मध्यम टेम्परेचर, और फिलोक्रोसोफिक जो होता है वो क्या होता है, ठंडा टेम्परेचर होता है। नाम से ही पता चल जाएगा, थर्मो मतलब हाई टेम्परेचर होगा, मीजो मतलब बीच वाला होगा, इसके अंदर मतलब ठंडा होगा। फिर उसके बाद में पीएच क्या होती है, 7.2 से लेकर 7.4 होती है। फिर उसके बाद में अगला जो होता है ऑक्सीजन के आधार पर, ऑक्सीजन के आधार पर 2 चीजें होती हैं, एक तो क्या होता है बेटा, एरोबिक होता है, एक तो क्या होता है, एरोबिक होता है, दूसरा एनारोबिक होता है। मतलब इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन चाहिए, इसमें नहीं चाहिए। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन चाहिए भी और नहीं चाहिए भी, दोनों कंडीशन के अंदर क्या होता है, जिंदा हो जाता है। उसके बाद में इसके उदाहरण दे रखे हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कैसा होता है, एरोबिक होता है, क्लोस्ट्रीडियम टीटेनाई, और एनारोबिक होता है, ये कल अपन ने वापस से देख लिया था। फिर उसके बाद में पोषक तत्व कार्बन, नाइट्रोजन, विटामिन और खनिज होते हैं। जनरेशन टाइम के अंदर क्या होता है, एक विभाजन में लगने वाला जो समय होता है वो होता है, अलग अलग जीवाणुओं के अंदर अलग अलग होता है। ठीक है, मतलब कोई भी एक डिवीजन होगा, जैसे कि ये एक बैक्टीरिया की सेल है, इस बैक्टीरिया की सेल के अंदर मान लो डिवीजन हो रहा है, तो इसके अंदर जैसे अभी अपन ने देखा था ई कोलाई वाला, ई कोलाई के अंदर क्या था, 20 मिनट के अंदर दूसरी सेल बन जाती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, जनरेशन टाइम, पीडी का, ठीक है, समय बोल देंगे। फिर उसके बाद में अगला कॉन्टिन्यूस और बैच कल्चर, इसमें क्या होता है, बैच कल्चर के अंदर सीमित पोषक टाइम होता है, और इसके अंदर क्या होता है, कॉन्टिन्यूस कल्चर के अंदर लगातार पोषक आपूर्ति होती रहती है। उसके बाद में लोग फेज का जो महत्व होता है वो क्या होता है, लैग नहीं, लोग फेज है, ठीक है। लोग फेज के अंदर क्या होता है, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट होता है, टॉक्सिन जो जहरीले होते हैं उसके अंदर क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। उसके बाद में वैक्सीन का क्या होता है, प्रिपरेशन होने लग जाता है। उसके बाद में बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बैक्टीरियल जेनेटिक, मतलब जीवाणु की आनुवांशिक के मूल सिद्धांत क्या होते हैं। देखो सबसे पहले होती है डेफिनेशन, डेफिनेशन के अंदर क्या पढ़ेगा, जीवाणु के अंदर आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है भाई, डीएनए होता है, जो क्या करता है कार्य, और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के अंदर गुणों का संचरण करता है। देखो ये मान लो अपने पास में डीएनए है, और अपने को पता है इनके अंदर क्या होती है, जीन होती है, और वो जो जीन होती है वो जीन क्या करती है, मान लो दो अपने पास में एक सेल है, ये सेल टूटकर अपने बच्चों का निर्माण करती है, तो इसके अंदर जितने भी गुण होते हैं वो सारे के सारे कैरेक्टर्स जीन के द्वारा क्या जाती है, उनके बच्चों के अंदर जाते हैं। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के अंदर क्या होता है, जेनेटिक्स का संचरण होता है, जिसको अपन बैक्टीरियल जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद में आनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए ही होता है। बैक्टीरिया के अंदर डीएनए ही मुख्य आनुवांशिक पदार्थ होता है, और डीएनए क्या करता है, कोशिका के अंदर न्यूक्लियोइड क्षेत्र के अंदर पाया जाता है। न्यूक्लियोइड अपन ने जब अपन ने ये बैक्टीरिया माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट की थी ना, तो उसमें अपन ने देखा था न्यूक्लियोइड क्या होता है, झिल्ली रहित होता है। फिर उसके बाद में इसके अंदर क्या होता है, नॉर्मल जो होता है ना, एक सर्कुलर क्रोमोसोम भी होता है, ठीक है, जिसको अपन प्लाज्मिड बोलते हैं, इसके जस्ट नीचे आ जाएगा। ठीक है, ई कोलाई के अंदर क्या होता है, इंपॉर्टेंट है,
ई कोलाई के अंदर क्या होता है, एकल वर्ताकार डीएनए पाया जाता है। उसके बाद भी ये अपने पास में प्लाज्मिड आ गया। ये भी देखो ई कोलाई के अंदर क्या होता है, सिंगल सर्कुलर क्या होता है डीएनए प्रेजेंट होता है। प्लाज्मिड क्या होता है, देखो छोटा होता है, अतिरिक्त वर्ताकार डीएनए का अंश होता है। देखो एक सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, एक डीएनए होता है जो अपने क्या होता है, जेनेटिक्स होता है, मतलब गुणों का आदान प्रदान करने वाला होता है। इसके अलावा अगर कोई जेनेटिक पदार्थ उपस्थित होगा ना, उसको अपन प्लाज्मिड बोलते हैं। ठीक है, स्वतंत्र भाई जेनेटिक है तो स्वतंत्र रूप से क्या करता है, खुद की कॉपी बना सकता है। उसके बाद में एंटीबॉडी रेजिस्टेंस की जीन को लेके जा सकता है। फिर उसके बाद में आगे जो होता है वो होता है म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है भाई, उत्परिवर्तन। मतलब मान लो ये है कोई सेल है, उस सेल के अंदर क्या होता है, सबसे पहले अचानक से परिवर्तन हो गया। और ये जो परिवर्तन होता है ना, ये परिवर्तन कैसा होता है बेटा, स्टेबल होता है, मतलब स्थायी परिवर्तन होता है। एक बार हो गया तो हो गया, उसके अंदर वापस से चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, डीएनए के अंदर स्थायी परिवर्तन, साथ में ब्रैकेट में भी लिख लेना, अचानक से, उसको अपन क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, प्रकार के अंदर देखो ये दो प्रकार का दे रखा है। जब से सबसे पहले जो होता है ना, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन दे रखा है जो अपने आप होता है, जबकि इंड्यूशन मतलब बाहर से उसको मतलब कुछ मोटिवेट करना पड़ता है, जैसे कि केमिकल के द्वारा हो सकता है और किरणों के द्वारा हो सकता है। इसके महत्व क्या होता है, सबसे पहले ये क्या होता है, जो एंटीबॉडीज होती है उसके विरुद्ध काम करता है, और दूसरा जो होता है ना, क्या होता है, विरुलेंस के अंदर परिवर्तन करता है। उसके बाद में जेनेटिक्स रिकॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, जीवाणु के अंदर आनुवांशिक जो पदार्थ होता है ना, उसका आदान प्रदान करने के लिए तीन मुख्य विधियां होती है। सबसे पहले होता है ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, जो मर्त कोशिका होती है, उन मर्त कोशिकाओं के अंदर जो डेथ सेल होती है, डेथ सेल के अंदर क्या होता है, डीएनए को ग्रहण करना होता है। उसके बाद में ट्रांसड्यूसर के अंदर क्या होता है, बैक्टीरियोफेज। हाँ, आवाज और अगर किसी को स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही हो तो बेटा माइक ऑन करके बोल देना। ठीक है, द्वारा क्या करता है, डीएनए का स्थानांतरण करता है। उसके बाद में अगला जो होता है वो क्या होता है, कॉन्जुगेशन होता है, जिसमें क्या होता है, दो जीवित सेल जो होती है ना, उनको क्या करता है, बीच के अंदर प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा क्या करता है, डीएनए का स्थानांतरण करता है। और इसके अंदर जो होता है प्लाज्मिड क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद में ऑपरेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है, जीन समूह जो एक साथ क्या होता है, नियंत्रित होता है, जैसे कि लैक ऑपरेशन होता है। इसमें जीन अभिव्यक्ति यानी कि जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। अगला होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, किसके द्वारा, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, प्लाज्मिड के द्वारा होता है, और म्यूटेशन के द्वारा होता है, और किसके द्वारा होता है, जीन ट्रांसफर के द्वारा होता है। तो इन तीन स्टेप के अंदर क्या होता है अपने पास में, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है, क्या क्या होता है, सबसे पहले प्लाज्मिड के द्वारा होता है, म्यूटेशन के द्वारा होता है, और जीन ट्रांसफर के द्वारा होता है। उदाहरण दे रखा है कुछ स्ट्रेंस के अंदर, ड्रग्स जो रेजिस्टेंस के अंदर पाया जाता है, जैसे कि स्टेप्रोफाइलोकोकस। ठीक है, तो ये क्या होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, ये अपना माइक्रोबायोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक था जो कवर हो चुका है। ठीक है, अभी क्या पढ़ा अपन ने, मैं एक बार तुम लोगों को डिटेल से बता देता हूं। ठीक है, देखो ये अपने पास में BNYS सेकेंड ईयर के अंदर एक छोटा सा सिलेबस है, जिसके अंदर जनरल बैक्टीरियो माइक्रोबायोलॉजी का, जिसमें क्या दे रखा है, जनरल बैक्टीरियोलॉजी दे रखा है। दूसरा जो दे रखा है वो इम्यूनोलॉजी दे रखा है। तीसरा जो होता है वो सिस्टमेटिक। ये सारे के सारे 6-7 पॉइंट दे रखे हैं जो अपन ने कवर करने हैं। इसको डिटेल से देखें तो डिटेल से देखने पर ये देखो, जनरल बैक्टीरियोलॉजी सबसे पहले हिस्टोलॉजिकल इंट्रोडक्शन पढ़ा था, लुईस पास्चर, ल्यूवेनहोक, ये सारे के सारे पढ़े थे। ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरा देखो, मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, ये देख लिया। फिर उसके बाद में स्टीरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन, ये भी देख लिया। फिर उसके बाद में कल्चरवेशन ऑफ बैक्टीरिया, ये भी देख लिया। और बैक्टीरियल ग्रोथ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये भी देख लिया। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बैक्टीरियल जेनेटिक्स, ये आज अपन ने देखा ही है। ठीक है, तो अपन ने जनरल बैक्टीरियोलॉजी के ये जो एफ तक पॉइंट थे, ये सारे के सारे अभी अपन ने कवर किए हैं जनरल बैक्टीरियोलॉजी के। ठीक है, फिर उसके बाद में ये तुम्हारा प्रिंट है। ठीक है,
ये माइक्रोबायोलॉजी है। इस माइक्रोबायोलॉजी के अंदर अपन जनरल बैक्टीरियोलॉजी जो अभी अपना कवर हो चुका है, कल से अपन इम्यूनोलॉजी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सिस्टेमेटिक बैक्टीरियोलॉजी स्टार्ट या इसके बाद कंप्लीट होने के बाद करेंगे। ये अपना क्या है, 7 पॉइंट है जो अपने को कवर करने हैं, किसके अंदर, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर।